सभी को नमस्ते, प्रणाम, सत श्री अकाल मित्रों। भगवान धर्मंतर की कृपा से आज की क्लास आरंभ करते हैं। और आज का जो टॉपिक है अग्नि का हम लोग पढ़ रहे हैं, जठर अग्नि। तो ये बहुत बड़ा टॉपिक होने वाला है। अग्नि का महत्व ये है कि ये जो है आहार गुण भावों का, औषधि गुण भावों का शरीर गुण भावों में रूपांतरण कर देता है। जैसे कोई हम पृथ्वी महाभूत प्रधान औषधियाँ लेते हैं, आहार लेते हैं, तो उसका जो है जो गुण है, पृथ्वी महाभूत का जो गुण है, वो हमारे शरीर में पृथ्वी महाभूत बढ़ाना शुरू करेगा। तो आहार गुण भावों का शरीर गुण भावों में रूपांतरण करना अग्नि का काम है, अग्नि के ऊपर निर्भर करता है। तो हम लोग अग्नि के ऊपर बहुत बड़ा टॉपिक बनाया है मैंने। तो अग्नि जो है क्या है, तो अग्नि के भेद कितने हैं इसके बारे में भी मैंने बताया है। वैसे सुश्रुत ऋषि ने मात्र 5 अग्नि, पाचक अग्नि, भ्रजक अग्नि, आलोचक अग्नि, साधक अग्नि ऐसा कह के 5 अग्नि कह दिया है। और वहीं जो है चरक संहिता में चरक ऋषि ने 13 प्रकार की अग्नियों कहा। जठर अग्नि, कोष्ठ अग्नि, काय अग्नि, इसी को कहते हैं सभी। फिर ये एक प्रकार के है, और भूताग्नि, धात्वाग्नि, कुल मिला के 13। वहीं भागवत ऋषि ने कुल 23 प्रकार की अग्नियों का चर्चा किया है। इसमें आपको 5 पित्त जो है उसकी अग्नि, और 5 जो है भूताग्नि, और 7 धात्वाग्नि, 3 दोषाग्नि, 7 धात्वाग्नि, 3 दोषाग्नि, 3 मल अग्नि, 1 जठर अग्नि, कुल मिला के 23 अग्नियों की चर्चा जो है महर्षि भागवत ऋषि ने किया। अष्टांग हृदयम शरीर स्थान अध्याय 3 जो बताया गया है, दोष धातु और मल इनके समुचित उष्मा को अग्नि कहते हैं। यानी कि दोष धातु और मल की अग्नियाँ भी कही गई है। धातु की अग्नियाँ कही गई, दोष के भी अग्नियाँ कही गई, भूताग्नियाँ कही गई है, जठर अग्नियाँ कही गई। इस प्रकार से भागवत ऋषि के अनुसार 23 अग्नियाँ। तो अभी हम लोग पढ़ रहे हैं अग्नि में जठर अग्नि का स्वरूप हमने कल देखा था, और जठर अग्नि का वर्णन भी हमने पढ़ लिया है ना। और जठर अग्नि के इसी टॉपिक में हमने आहार पाक के संदर्भ में विचार, आहार पाक कैसे होता है। तो ये भेल संहिता के रेफरेंस मैंने कल बताया था कि भोजन को उष्मा या तेज शरीर के आहार को पचाता है, ऐसा हमने कल पढ़ा था। और अब हम पढ़ेंगे जठर अग्नि का स्थान। ये टॉपिक आज से आरंभ है। जठर अग्नि का स्थान यानी कि जठर अग्नि कहाँ पे है। जठर अग्नि का स्थान में आपको मैं बताऊंगा गृहिणी, पित्त धरा कला, और गृहिणी, मुख्य रूप से गृहिणी के बारे में बताएंगे। गृहिणी क्या है, किसे कहते हैं गृहिणी। और फिर बाइल डक्ट, कल आया था ये प्रश्न, है ना। पित्तवाहिनी, ठीक है, इसके बारे में गृहिणी, पित्तवाहिनी। और आज का ही टॉपिक रहेगा पकवाशय, और इसके अलावा जो है अपेंडिक्स, और बस इतना टॉपिक आज का है। ठीक है जी, तो पढ़ेंगे। चलिए शुरू से पढ़ते हैं। आज का टॉपिक यहाँ से शुरू है। जठर अग्नि का वर्णन हमने कल पढ़ लिया था। जठर अग्नि का स्थान, ठीक है। जठर अग्नि का क्या स्थान है, तो यहाँ से कोई भी साथी पढ़े। जठर अग्नि या पाचक अग्नि, कोष्ठ अग्नि या उदर अग्नि, सभी इसी का नाम है। तो कोई भी साथी यहाँ से पढ़े। कोई भी पढ़ दीजिए। मृत्युंजय जी आप पढ़िए, या फिर कोई भी दूसरे साथी पढ़ सकते हैं। जठर अग्नि या पाचक अग्नि का संबंध पाचन कर्म से है, और पाचन क्रिया महास्रोतस में उत्पन्न होती है। महास्रोतस मुख से प्रारंभ होकर खोखली रचना के रूप में नीचे गुद्दे पर समाप्त होता है। इसके अंतर्गत कलोम, अमाशय, शुद्धांत और तुलात्रव आदि कुष्ठांग समाहित हैं। यही पाचक अग्नि या जठर अग्नि का स्थान एवं कार्य क्षेत्र है। तो कार्य क्षेत्र भी समझना है, स्थान भी समझना है। तो क्या यहाँ पे बताया गया, जठर अग्नि का स्थान
और आज का पूरा टॉपिक जो है स्थान पे ही, कि कौन सा अंग कहाँ पे है। तो जठर अग्नि कहाँ पे है, जठर अग्नि कहाँ पे है? वैसे तो मैंने कल बताया था अमाशय पकवाशय के बीच में, पर एग्जैक्ट कहाँ पे है? तो जठर अग्नि या पाचक अग्नि का संबंध पाचन क्रम से है, ये तो कॉमन है। पाचन क्रिया जो है महास्रोतस में संपन्न होती है, यानी कि डाइजेस्टिव सिस्टम में संपन्न होती है। तो ये कहाँ से कहाँ तक है? तो मुख से आरंभ होकर खोखली रचना के रूप में, समझिएगा, जो अपना पूरा सिस्टम है डाइजेस्टिव सिस्टम, तो इसमें आहार जाता है, तो यानी कि कुछ ना कुछ ये स्पेस खोखली रचना ही है एक प्रकार से, समझ लीजिए, तभी तो आहार जा पाता है। तो महास्रोतस कहाँ से शुरू होता है? डाइजेस्टिव सिस्टम कहाँ से शुरू होता है? मुख से आरंभ होकर खोखली रचना के रूप में नीचे गुदा मार्ग पर समाप्त होता है, गुदा एनस तक। तो यह है महास्रोतस जी। कोई पूछे महास्रोतस मतलब क्या, तो यही है डाइजेस्टिव सिस्टम को आप समझिएगा, जो मुख से आरंभ होकर के आपका गुदा मार्ग माने गुदा एनस पर समाप्त होता है, मल द्वार। तो मुख से शुरू होता है, मल द्वार तक जो है सिस्टम, स्रोतस जो चैनल है, इसको महास्रोतस कहा गया है जी। महा चैनल आप समझ लीजिए, ठीक है। ये बहुत बड़ा जो है स्रोतस है, एक बहुत बड़ा मार्ग है भोजन के गुजरने का, जो क्या है खोखली रचना के रूप में क्या है, मुख से शुरू होकर के नीचे गुदा पर समाप्त होता है, मल द्वार जो बताया गया यहाँ पे समाप्त होता है। इसके अंतर्गत अग्नाशय, अमाशय, क्षुद्रांत और स्थूलांत्र, यानी कि छोटी आंत, बड़ी आंत, अमाशय, पकवास, अग्नाशय, अमाशय, ठीक है। तो इस प्रकार से आदि कोष्ठांग माने कोष्ठ के अंग समाहित हैं, यही पाचक अग्नि या जठर अग्नि का स्थान है, ऐसा बताया गया है, ठीक है। इसके बारे में चरक ऋषि ने भी कुछ लिखा है, ठीक है, इसको भी पढ़ दीजिए। ग्रहणी का स्थान, निरुक्ति, कर्म, क्या काम है और क्यों ग्रहणी कहते हैं, ये प्रश्न है जी। ग्रहणी क्यों कहते हैं और ये कहाँ है, ये लाइन पढ़िए। ग्रहणी नाम की कला अग्नि पाचक अग्नि का अभिष्टान आश्रय स्थान है। अन्न खाए हुए आहार का ग्रहण करने के कारण इसे ग्रहणी कहा गया है। वह कोष्ठ के अंतर्गत नाभि के ऊपरी स्थान में अग्नि के बल का सहारा पाकर पुष्ट होती है। स्वस्थ स्थिति में वह खाए हुए पक्वों आंत की पचने के लिए धारण करती है, अर्थात रख लेती है और पकाए हुए अन्न को बगल से आगे की ओर ढकेल देती है। अग्नि के दुर्बल पड़ जाने से जब यह ग्रहणी दूषित हो जाती है, तब वह कच्चे जठराग्नि द्वारा अपक्व अन्न को ही निकाल देती है। तो ग्रहणी का स्थान ये है। सबसे पहले स्थान, आज हम स्थान की ही बात करेंगे। सबसे बड़ी बात कहते हैं ना कि अपने शरीर में कौन सा अंग कहाँ पे है, इसे समझना है। तो ग्रहणी का स्थान क्या है जी? तो ग्रहणी नाम की कला, यह कहिए कि जिसे हम अग्नि या पाचक अग्नि या जठर अग्नि, कोष्ठ अग्नि, ऐसे जो जिसे हम कहते हैं, या ग्रहणी कला भी नाम सुना होगा। तो ये ग्रहणी क्या है, पहले तो इसका नाम सार्थकता भी समझिए। ग्रहणी, ग्रहणी मतलब ग्रहण करना। अब देखिए, ऊपर से डालेंगे तो नीचे निकल जाता है, नीचे से निकल जाएगा, लेकिन ये जो ग्रहणी है, ग्रहणी जो है, ये कुछ समय तक ग्रहण करके होल्ड करके रखता है कि नीचे ना गुजरे, नीचे पास ना हो जाए, नहीं तो प्रेशर से तो गुजर जाना चाहिए। ऊपर से डालें तो नीचे से प्रेशर के माध्यम से निकल जाना चाहिए, लेकिन ग्रहणी ही रोक लेता है, धीरे धीरे मतलब कि आगे भेजता है। तो ग्रहणी, इसलिए इसका नाम ग्रहणी है क्योंकि ये ग्रहण करता है। इसमें देखिए लिखा गया है कि खाए हुए आहार का ग्रहण करने के कारण इसे ग्रहणी कहते हैं। सिंपल परिभाषा, खाए हुए अन्न का ग्रहण करने के कारण, खाए हुए हमने ग्रहण किया, फिर वो भी ग्रहण करेगा। कहते भोजन ग्रहण कर लिया आपने, हाँ ग्रहण कर लिए, लेकिन क्या है, अब वो ग्रहणी भी ग्रहण करेगा बाद में, है ना। तो ग्रहणी किस अंग को कहते हैं अभी मैं दिखाने वाला हूँ। वह कोष्ठ के अंतर्गत नाभि के ऊपर, नाभि प्रदेश के ऊपर समझिएगा,
स्थान में अग्नि के बल द्वारा, अग्नि का बल सहारा, अग्नि के बल का सहारा पाकर पुष्ट होते, अग्नि का बल पाकर पुष्ट होती है जी। अगर अग्नि नहीं रहेगी तो फिर वो पुष्ट नहीं होगा। स्वस्थ स्थिति में कार्य क्या है? निरुक्ति अपने देख लिया, स्थान देख लिया। क्यों कहते हैं ग्रहणी? क्योंकि खाए हुए अन्न का ग्रहण करता है, खाए हुए यानी कि ग्रहण करने के कारण इसे ग्रहणी कहते हैं। और स्वस्थ स्थिति में खाए हुए जो अपक्व अन्न है, हमने तो अपना बना लिया, अपने रोटी चावल सब्जियां दाल वगैरह बना लिया, हमने पका लिया, लेकिन आगे भी अपने शरीर में अभी भी उपयोग के लायक नहीं है, अपने शरीर के अंगों सेल के लिए। तो अब क्या है कि अपने शरीर अपने अनुसार जो है क्या करेगी, इसे बनाएगी। तो इसको कहते हैं कि अपक्व आहार अभी भी है। तो अपक्व अन्न को पकाने के लिए, पचाने के लिए धारण करते अर्थात रख लेती है, यानी कि पकाती है। अपक्व माने पके हुए अन्न को बगल से आगे की ओर ढकेल देते हैं, मतलब जो पक गया इसको आगे बढ़ाती है, जो कच्चा है इसे ग्रहण करते हैं। कच्चे वाले ऊपर से आते रहेगा और जो पक गया है धीरे धीरे नीचे नीचे सरकता जाएगा। तो अग्नि के दुर्बल पड़ जाने से ग्रहणी दूषित हो जाती है। अग्नि के दुर्बल पड़ जाने से, अग्नि कमजोर पड़ गया, अग्नि कमजोर हो गई, तो अग्नि कमजोर हो गई तो क्या होगा? चाहे अग्नि बहुत ज़्यादा तीक्ष्ण हो जाएगी तो पित्त विदग्ध हो गया है ना, तो भी क्या है कि अग्नि कमजोर, अग्निमंद की स्थिति बनेगी। या फिर क्या है कि पृथ्वी आप महबूब ज़्यादा बढ़ गया तो भी अग्नि कमजोर पड़ जाएगी। मतलब अग्नि के विकृति के कारण जब ग्रहणी दूषित हो जाती है, अन्न को नहीं पचा पाते, तब वह कच्चे अर्थात जठर अग्नि द्वारा जो अब परिपक्व है अन्न को ही निकाल देते, आगे बढ़ा देगा। ऐसा कंडीशन हो जाता है। अब ऐसा कहेंगे जब तक नहीं पकाएंगे तब तक आगे नहीं बढ़ाएंगे, ऐसा बात नहीं है इसमें। ये तो बढ़ाएगा ही बढ़ाएगा, लेकिन क्या है कि अपक्व बढ़ाएगा। अगर क्या है कि स्थिति स्वस्थ नहीं है, तो अगर स्वस्थ है तो सभी काम करेगा, अगर अस्वस्थ हो जाते हैं आप तो कोई काम करते हैं? नहीं करते हैं, है ना, टाल देते हैं कि जाओ भाई जाओ, है ना। लेकिन अगर आप स्वस्थ होते हैं तो आपको कुछ भी आपका सारे काम अपने आप करते हैं। या कई बार देखते हैं आप स्वस्थ होते हैं तो आपको कोई भी कुछ बोलता है तो आप रिएक्शन करते हैं ना, आप इसके ऊपर जो है प्रतिक्रिया देते हैं। लेकिन आप जब बीमार हो जाते हैं तो टाल भी देते हैं, आपको कुछ भी बोल दे कोई, है ना, भला बुरा कोई भी बोल देता है तो आप टाल देते हैं, चलो भाई जाओ जाओ अभी हम, है ना, सही नहीं है, तो इस प्रकार से छोड़ देते हैं। तो इसी प्रकार से जब ग्रहणी स्वस्थ है तब तो भोजन को पकाएगी, भोजन को, खाए हुए अन्न को, ग्रहण किए हुए अन्न को ग्रहणी जो है पचाएगी। और जब अस्वस्थ हो जाता है तब वो कच्चे ही अन्न को निकाल देती है। तो ग्रहणी, ग्रहणी समझना है यहाँ पे, ठीक है। तो ग्रहणी और इसके बारे में और भी हमने लिखा है कुछ, इससे भी पढ़ दीजिए। ग्रहणी, ग्रहणी आज का पहला भाग जो अग्नि पाचन एंजाइम का स्थान है, इसे इसलिए ग्रहण कहा जाता है क्योंकि इसमें भोजन की नीचे की गति को रोकने, ग्रहण करने की शक्ति होती है। यह नाभि क्षेत्र के ऊपर स्थित है और अग्नि की शक्ति द्वारा संवृत और पोषित है। आमतौर पर ये अपचित भोजन की नीचे की गति को रोकता है और पाचन के बाद यह भोजन को अपने लुमेन के माध्यम से छेड़ देता है। असामान्य स्थिति में जब ये अग्नि पाचक की शक्ति की कमजोरी के कारण खराब हो जाता है तो यह भोजन को अपचित रूप में ही छोड़ देता है। ठीक है, ऊपर वाला ही पॉइंट है यहाँ पे, ठीक है। ग्रहणी यानी कि आत का पहला भाग आप समझ लीजिए जी। अब आया मतलब अपने लैंग्वेज में समझने का समय। इसमें क्या बताया गया? ग्रहणी मतलब आत का पहला भाग जो अग्नि यानी कि जो एंजाइम्स है, पाचन एंजाइम्स है का स्थान है। ग्रहणी क्या है जी? पाचन एंजाइम्स का स्थान है। और ये क्या करता है? ग्रहण करता है, क्योंकि इसमें भोजन की नीचे की गति को रोकने की क्षमता है जी। तो भोजन की क्या है गति? क्या है जी? ऊपर से नीचे की ओर, यानी कि आपका जो आपने भोजन ग्रहण किया तो उसका क्या है? गति है, मूवमेंट जो है नीचे की गति है। जैसे आपने ग्रहण किया, जो सेवन किया आपने, तो नीचे की गति है, तो ये गति को रोकता है।
और रोककर ग्रहण करता है, इसलिए इसको ग्रहणी इसलिए नाम है कि ये क्या करता है, ग्रहण कर लेता है, यानी कि जो नीचे की गति है इसमें इसे रोकता है और पाचन क्रिया करता है। तो यही यहाँ पे बताया गया है। जब ये स्वस्थ होता है तब तो क्या है कि भोजन को अपने क्या है कि पचा देता है, और जब असामान्य हो जाता है, अस्वस्थ हो जाता है, दूषित हो जाता है, विकृत हो जाता है, अग्नि जब मंद हो जाता है तो भोजन को अपचित रूप में ही छोड़ देता है। कि आज का पूरा टॉपिक अपना जो है जठर अग्नि के स्थान से संबंधित ही रहेगा। तो महास्रोतस मतलब क्या होता है, मुख से लेकर के जो गुदा मार्ग तक है वहाँ तक की जो है पूरी जो है संरचना है, उसे हम महास्रोतस या डाइजेस्टिव सिस्टम कहते हैं, यही है। तो यहाँ बस क्या है कि 2-2, 3-3, 4-4 लाइन पढ़ते जाइए, फिर हम समझाते जाएंगे। ये बहुत बड़ा टॉपिक है, आज इतना ही कवर कर पाएंगे। पढ़िए कोई भी साथी। आधुनिक क्रिया शरीर की दृष्टि से, आधुनिक क्रिया शरीर की दृष्टि से देखा जाए तो महास्रोतस मांसपेशियों से निर्मित लगभग 10 मीटर लंबी नलिकानुमा संरचना होती है। इसके प्रथम भाग मुख के नीचे ग्रसनी होती है, जिसका उदर प्रांत को कोष्ठ कहते हैं। कंठ से अमाशय तक की नलियां को अन्न नाड़ी या इसोफेगस कहते हैं, जो 23 से 26 सेंटीमीटर लंबी होती है। बस इतना ही पढ़ना है। और एक लाइन इसमें था, यही अन्न नाड़ी यानी कि इसोफेगस उदर गुहा में यानी कि अमाशय से मिल जाती है। इतना आपको समझना है जी। अब मैं एक एक करके बताता हूँ। तो अभी आप ऐसा समझ लीजिए कि आपको जो है मतलब कि मानव शरीर रचना क्रिया विज्ञान आप पढ़ रहे हैं, ऐसा आप समझ लीजिए। तो शरीर आधुनिक क्रिया शरीर के भी दृष्टिकोण से देखा जाए तो यही है कि महास्रोतस यानी कि डाइजेस्टिव सिस्टम क्या है जी, लगभग 10 मीटर लंबी, 10 मीटर लंबी जी, समझ सकते हैं, है ना। तो कितनी मीटर लंबी है, तो महास्रोतस यानी मांसपेशियों से निर्मित लगभग 10 मीटर लंबी नलिका नुमा, पहले भी बताए थे, खोखली पाइप की तरह, तो नलिका नुमा संरचना होती है। इसके प्रथम भाग मुख के पीछे ग्रसनी, ग्रहणी नहीं ग्रसनी, मुख के पीछे ग्रसनी होती है, जिसे ऊर्ध्वांग प्रांत को कंठ कहते हैं। और कंठ के नीचे से अमाशय तक की एक नलिका यानी कि एक जो है नलिका यानी कि पाइप जाती है, इसे आप फूड पाइप कहते हैं जी, एसोफेगस कहते हैं। और इसकी लंबाई जो है 23 से लेकर के 26 सेंटीमीटर हो सकती है। कोई छोटा व्यक्ति होता है, कोई बड़ा भी होता है, तो इसलिए यहाँ पे लिखा है 23 से 26 सेंटीमीटर मात्र होता है ना। यही अन्न नाड़ी फूड पाइप जो है अमाशय से मतलब क्या है कि यहाँ से जो है बढ़ करके आगे जो है अमाशय में मिल जाता है। मतलब अन्न फूड पाइप जो है उदर गुहा में यानी कि अमाशय में, उदर यानी कि अमाशय आप समझ लीजिए, ठीक है। तो अब देखिए इसे हम समझते हैं। यहाँ से क्या है कि ये वाला एसोफेगस, यही आया था टॉपिक। एसोफेगस क्या है, तो इस प्रकार से संरचना होती है ना, एक पाइप की तरह संरचना होती है, नलिका नुमा, ऐसा जो मैंने बताया था। तो मुख से लेकर के देखिए ये अमाशय है, यहाँ पे आके मिल गई, जो ब्लैक ब्लैक देख रहे हैं ये सब जो है पूरा एसोफेगस कहलाता है, ठीक है। और ये अपना कंठ है और ये एसोफेगस है, यानी कि फूड पाइप भी इसे कहते हैं, लेकिन मेडिकल टर्म में जो है एसोफेगस इसे कहा गया है जी, ठीक है। तो इस प्रकार से होती है। और यह जो है पूरी जो है वैसे डाइजेस्टिव सिस्टम जो है, देखिए इसमें जो है इस संरचना में देखेंगे तो इसमें जो है एसोफेगस से लेकर के यानी कि ग्रसनी, कंठ, एसोफेगस और इसमें सब आ जाएगा। देखिए सबसे ऊपर जो है देखिए तो आपका मुंह है ना, ओरल कैविटी फिर आ गया। सबसे पहले तो क्या है, मुख है। अब मुख के बाद जो है ओरल कैविटी आ गया। इसके अलावा जो है बहुत सारे ग्लैंड्स हैं, और इसके बाद जो है क्या है इसमें ग्लैंड्स हैं। फिर एसोफेगस जो था मैंने बताया था, एसोफेगस ये लंबी सी संरचना हो गया। फिर इसके बाद आ जाता है अमाशय, है ना, अमाशय आ गया। तो अमाशय के बाद देखिएगा, अमाशय के बाद आ जाता है ड्यूडेनम। ये देखिए ड्यूडेनम, अमाशय के बाद जो है जो संरचना है ये ड्यूडेनम, जो इस पर सी टाइप संरचना है जी, सी टाइप संरचना। पहले भी ड्यूडेनम के बारे में मैंने बताया था, ड्यूडेनम आ गया। तो ड्यूडेनम के बाद क्या आया, है ना, ड्यूडेनम आया। ड्यूडेनम के बाद ज्यूजेनम, है ना,
इसके बाद जो है इसके बाद जो है यहाँ पे आपको समझाते हैं, इस संरचना में आप समझ पाएंगे। यहाँ पे एक जो है पेज यहाँ पे मिस हो गया है, इसलिए कोई बात नहीं। इलियम है ना, इस प्रकार से। तो सबसे पहला जो है था आपका अमाशय है ना, इससे ऊपर जो है एसोफेगस, इसके बाद अमाशय बताया, इसके बाद जो है ये सी टाइप संरचना जो देख रहे हैं स्क्रीन पे, ये है ड्यूडेनम। इसके बाद जो है ज्यूजेनम, यानी कि इसके बाद जो सी टाइप के बाद संरचना जो होती है छोटी आंत की है ना, देखिए ये वाला ज्यूजेनम, ज्यूजेनम, इसको आप यहाँ पे देखिए, यानी कि छोटी आंत का ऊपरी वाला हिस्सा ज्यूजेनम, और नीचे वाला हिस्सा को कहते हैं इलियम है ना, इलियम, LIEUM, इलियम, ये है इलियम, यानी कि ये जो है छोटी आंत ही है, पर ये बड़ी आंत से मिलने को है, ये नीचे जो होती है इस प्रकार से। फिर इसके बाद जो है यहीं पे जो है सिकम, और यहीं पे अपेंडिक्स होता है, यहीं पे सिकम होता है। फिर इसके बाद जो है क्या है कि ये एसेंडिंग कोलोन स्टार्ट हो जाता है, फिर ट्रांसवर्स कोलोन स्टार्ट हो जाता है, ये जो सीधी है ना बिछी हुई रहती है, फिर इसके डिसेंडिंग कोलोन है। इस प्रकार से जो है पूरा जो है सिस्टम इसमें है, तो आगे इसके बारे में बताने वाला हूँ मैं। पर लास्ट में देखिए एनस लिखा हुआ है, देखिए एनस लिखा हुआ है, शुरू कहाँ से हुआ था, तो आपका माउथ से शुरू हो करके एनस तक को महास्रोतस कहते हैं। इसको हम कहते हैं मतलब पाचन तंत्र कह सकते हैं, डाइजेस्टिव सिस्टम जो है मुख से लेकर के गुदामार्ग तक, ठीक है। तो इस प्रकार से पूरा जो है एक चैनल है, एक स्रोतस है, ठीक है। तो अभी इसके बारे में ही पढ़ रहे हैं। तो सबसे पहले मैंने आपको बताया एसोफेगस, पूरी पाचन तंत्र मुख से लेकर के गुदामार्ग तक की लंबाई 10 मीटर है ना, इसमें छोटी आंत, बड़ी आंत, एसोफेगस, अमाशय, ड्यूडेनम, ज्यूजेनम सब आ गया 10 मीटर। और ये एसोफेगस जो है 23 से लेकर के 26 सेंटीमीटर, इतना इसकी जो है बताया गया है। बहुत सारे साथी शायद ज्वाइन नहीं कर पाए हैं, इसलिए हमने देखा है कि आज बहुत कम जुड़े हुए हैं। कह रहे हैं कि आज क्लास नहीं है क्या, लिंक नहीं आई। लिंक तो आ गया है, क्यों नहीं आई है? आज हमने बहुत पहले भेज दिया था, टॉपिक भी 20 मिनट पहले भेज दिया। कोई बात नहीं, ये फिर से ग्रुप में लिंक भेज दिए हैं किसी साथी ने, तो आप जुड़ जाइए सभी। तो अब इसके आगे पढ़िए, देखिए समझ में तो आ गया ना। एसोफेगस किसे कहते हैं? अन्न नाड़ी, फूड पाइप, आप समझ में गए, आ गया होगा। अब आगे पढ़िए। अब इसके बाद जो है क्या आता है ये पढ़िए, क्षुद्रांत या पश्चिमानामाशय, ऐसा ही कुछ है। क्षुद्रांत या पश्चिमानाशय अमाशय के नीचे की संरचना होती है, जिसमें अमाशय से आगे आहार द्रव्य ग्रहण किया जाता है। आयुर्वेदिक आचार्यों ने इसे ग्रहणी कहा है। इसके 3 भाग होते हैं, आद्रांत या ड्यूडेनम, मध्यांत या जेजुनम तथा शेषांत्र या इलियम। ड्यूडेनियम आपका ये दिख रहा है, हाँ। वेदांत या पक्वाशय होता है। आयुर्वेद आचार्यों ने संपूर्ण पक्वाशय को भीतर से, इसके ऊपर वाला लाइन पढ़ना था, कोई बात नहीं। अब हम आगे बढ़ा देते हैं, आगे बढ़ा देते हैं। अच्छा जी। इसमें ये लिखा है, ड्यूडेनम में ज्यूजेनम के पास मलपित्त नलिका, मलपित्त नलिका या बाइल डक्ट या एवं अमाशय नलिका मिलकर खुलती है। सबसे पहले तो यहाँ समझना है आपको, एसोफेगस तक समझ में आ गया है, जो 23 सेंटीमीटर लंबी थी। अब इसके आगे बढ़ते हैं। आगे में ये बताया गया कि अमाशय है ना, ये जो अन्न नाड़ी है, फूड पाइप है, वो अमाशय से मिल गई। तो अमाशय के बारे में पढ़ेंगे विस्तार से, लेकिन अब अमाशय के बाद आया है छोटी आंत, है ना, कहता है क्षुद्रांत, यानी कि छोटी आंत। पर इसके 3 भाग हैं, यही आपको समझना है। इसके छोटी आंत के भी 3 भाग है जी। पहला है आद्यांत्र, जिसको ड्यूडेनम कहते हैं। आद्यांत्र यानी कि आगे वाला पार्ट, अध्ययांत्र, मध्यांत्र और शेषांत्र यानी कि नीचे वाला पार्ट। तो जो छोटी आंत है इसका 3 पार्ट आपको समझना है, तभी आप कोई भी डॉक्टर द्वारा जो बनाया गया सोनोग्राफी रिपोर्ट है या कोई और भी रिपोर्ट है बनाता है, तो आप समझ पाएंगे। तो इसके 3 भाग आप समझिएगा।
पहला है ड्यूडेनम और दूसरा है जूजेनम, जेजुनम, ऐसे बहुत सारे आप उच्चारण आप कुछ भी कर सकते हैं, वैसे तो है वही जेजुनम, ड्यूडेनम, जेजुनम और इलियम। ये छोटी आती है। देखिए क्या है ना कि एक इसमें से एक जो है यहाँ पे इसमें से एक जो है पेपर इससे मिस हो गया है, मतलब जुड़ ग्रुप में नहीं सेव हो पाया, मतलब पीडीएफ में भी सेव नहीं हो पाया और जो हमारा एप्लीकेशन है उसमें भी सेव नहीं हो पाया। तो कोई बात नहीं, ये बहुत दिक्कत है ना, हो रही है हमें, है ना, ताकि आप लोग को समझा पाता मैं। चलिए इसी पीडीएफ में देखता हूँ जितना हो सकेगा। तो क्या बताया गया है, जठर अभी हम पढ़ रहे हैं छोटी आंत, ठीक है, छोटी आंत, इसका 3 पार्ट है ना, 3 पार्ट है। वो कौन कौन सा है? तो पहला जो है इसमें जो है, पहला जो है जो सी टाइप संरचना होता है, जो सी टाइप संरचना है इसे ही कहते हैं ड्यूडेनम, जो सी टाइप संरचना है ना। और बाकी भी देख अभी मैं दिखाऊँ कौन कौन से हमारे पास भी फोटो उपलब्ध है। ये देखिए, ये वाला हमने फ़ोटो सेव किया था लेकिन हो नहीं पाया गलती से, तो इससे आप समझ सकते हैं जी। सबसे पहले जो एसोफेगस है, एसोफेगस से जो इसके बाद स्टमक आया, है ना, और स्टमक के बाद जो है देखिएगा छोटी आंत शुरू होता है। तो जो सी टाइप संरचना है, जो ये जो येलो कलर का है, देखिए इस प्रकार से ऐसे होता है। सी टाइप जो संरचना है येलो कलर वाला, इसको देखिए ड्यूडेनम कहा गया है, ड्यूडेनम। और इसके बाद जो नीले कलर में है इस प्रकार के जो आंत ही है पर छोटी आंत है, लेकिन ये मध्यांतर है, यानी कि बीच, छोटी आंत का बीच वाला हिस्सा है और ये ऊपर है ना कि नीचे है। तो ऊपर ऊपर वाला हिस्सा को कहा गया है जेजुनम, जेजुनम। और जो लास्ट जो छोटी आंत है पर ये नीचे है और ये बड़ी आंत से मिल रही है अपेंडिक्स के पास में। तो ये पूरा वाला जो है हिस्सा का है इलियम कहलाता है, शेषांत्र कहलाता है। मतलब हिंदी इंग्लिश सभी में है, आप समझिए, आपको बस समझना है, नाम में कोई रखा नहीं है कुछ, लेकिन फिर भी जब आप एक चिकित्सक बनेंगे तो फिर जरूरी है ड्यूडेनम, जेजुनम, इलियम, ये 3। तो छोटी आंत का 3 हिस्सा है जी। और अब बड़ी आंत का, जब छोटी आंत है तो अब बड़ी आंत के बारे में पढ़ते हैं। तो इस प्रकार से आपको ये समझना है जी। ये वाला भी टॉपिक मैं भेज दूंगा ग्रुप में जल्द ही, ये छूट गया है। तो ड्यूडेनम, जेजुनम और इलियम ये छोटी आंत है। तो ड्यूडेनम ये जो सी टाइप संरचना है उसको ड्यूडेनम कहते हैं, और जो ऊपर वाला जो छोटी आंत का हिस्सा है मध्यांतर, इसको आप कह सकते हैं। तो इस प्रकार के संरचना जो है इसमें पाया जाता है। और अब हम आगे बढ़ते हैं, अपना आगे क्या है, तो छोटी आंत का हो गया क्लियर। अब हम पढ़ते हैं बड़ी आंत का। इससे पहले जो है इसमें एक चीज़ और बताया है, बाइल डक्ट। तो बाइल डक्ट क्या है, तो बस 2 लाइन पढ़ दीजिए, क्या है। पित्तवाहिनी या बाइल डक्ट पित्त प्रणाली का एक हिस्सा है। यह नलिकाएं पित्ताशय से पित्त को ग्रहण कर ले जाती है। पित्त एक तरल पदार्थ है जो वसा को पचाने में मदद करता है। पित्तवाहिनी पित्ताशय से पित्त को ग्रहण कर तक ले जाती है। ठीक है। देखिए पित्तवाहिनी पाचन तंत्र में आपको जोड़, हाँ मैं बता देता हूँ। तो पित्तवाहिनी क्या है, इसको बाइल डक्ट आप कह सकते हैं जी। पित्त मतलब वैसे भी बाइल कहते हैं, पित्ताशय कहते हैं, पित्त कहते हैं, बाइल कहते हैं, बाइल जूस कहते हैं, वही है बाइल डक्ट। ये क्या है इसे समझते हैं। तो बाइल डक्ट क्या है, पित्त प्रणाली का एक हिस्सा है। यह नलिकाएं पित्ताशय से पित्त को ग्रहण करती है, पित्ताशय से पित्त को ग्रहण करती है। पित्त एक तरल पदार्थ है, जूस है एक प्रकार, बाइल जूस भी इसे कहते हैं, जो वसा को, फैट को पचाने में मदद करता है, जो हम क्या है भोजन में ग्रहण करते हैं। तो जितना ज़्यादा आप घी तेल ज़्यादा खाएंगे ना, पित्ताशय उतना ज़्यादा मतलब एक्टिव रहेगा और ज़्यादा निकलेगा। इसलिए क्या है कि जिनके पित्त की थैली निकल जाती है, तो गल ब्लैडर नहीं होने के कारण क्या होता है, पित्त निकल जाता है और स्टोर नहीं रहता है। और जब वो तेल घी खाएंगे तो उनका जो है लूज मोशन लग जाता है, यानी कि वो पच नहीं पाता है। तो फैट को पचाने के लिए बाइल जूस चाहिए।
ठीक है। तो बाइल जूस क्या है आप इससे आप समझ सकते हैं। देखिए जैसे लीवर है ना, बनाता है पित्त, कौन बनाता है? लीवर बनाता है। पित्त नहीं, पित्ताशय नहीं बनाता है, वे केवल स्टोर करने का, ये भंडार करने का वो है। जैसे आपके जो घर में मिट्टी का या फिर टीन का, चदरे का जो कोठी होती है जिसमें अब चावल, तो वहाँ पे नहीं उगता है चावल गेहूँ दालें, उगता है खेत में। इसी प्रकार बनता है जो जूस बनता है, बाइल जूस जो बनता है लीवर में बनता है। पित्त जो है लीवर में बनता है और इकट्ठा होते रहता है आपका पित्त के थैली में। और जब जैसे ही भोजन आप करते हैं तो उसमें जो है पचाने के लिए जो है बाइल जूस जो है अपना दिमाग संकेत देता है कि इसे छोड़ो, तो थोड़ा थोड़ा निकालता है, मतलब फैट को, जितना ज़्यादा फैट खाएंगे उतना ज़्यादा इसे पचाने के लिए निकलेगा। इसलिए कुछ ऐसे पैथी भी हैं, मतलब कुछ ऐसे चिकित्सा पद्धति भी है जिसमें क्या पित्त की थैली निकालने के लिए जो है स्नेहपान करवाया जाता है ना। ये तो हम आयुर्वेदिक तरीके से भी करवाते हैं, लेकिन फिर भी जो है क्या है कि मॉडर्न में भी है ना, इसको क्लिनजिंग थेरेपी कहते हैं कि इसको लीवर और स्प्लीन का, खास करके ये गॉल ब्लैडर की क्लिनजिंग करेंगे। तो क्लिनजिंग कैसे होगा? जब आप घी, इसमें जैतून आदि का तेल पिलाया जाता है, हम तो अपना पंचकर्मा टेक्निक अपनाते हैं तो इसमें घी पिलाते हैं। पर सिद्धांत ये है कि जैसे ही स्नेह आएगा, फैट आएगा, उसको पचाने के लिए गॉल ब्लैडर से पित्त निकलेगा, है ना। तो पित्त के साथ में और भी चीज़ें निकल सकती है, ऐसा मानते हैं क्लेंजिंग थेरेपी में। स्टोन भी निकल सकता है, ऐसा मानते हैं। तो ऐसा है, गॉल ब्लैडर जो है, जो आप देख रहे हैं हरी हरी, और ये देख सकते हैं ये जुड़ा हुआ है लीवर से जी। ऊपर जो आप देख रहे हैं पूरी लीवर संरचना है, और लीवर आप जो देख रहे हैं है ना, इसमें देखिए हरी हरी जो छोटे छोटे जो भी हैं इसमें आया है ब्लड वेसल से, या फिर जो भी नलिकाएं हैं, पहले गॉल ब्लैडर में मिला है, गॉल ब्लैडर में भी मिला है, और यही सब जो है इसमें भी मिला हुआ है। और ये हरा वाला देखिए कहाँ पे आके खुल रहा है, बाइल डक्ट, इसी को कहते हैं बाइल डक्ट। इसको देखिए कॉमन बाइल डक्ट नाम है ना, कॉमन बाइल डक्ट। ये आके कहाँ पे खुल रहा है जी? देखिए, तो ये ड्यूडेनम में खुल रहा है, देखिए ड्यूडेनम में खुल रहा है। यहीं पे भोजन का पाचन होगा, यानी कि भोजन को पचाने के लिए लीवर ही सबसे बड़ा चीज़ें अहमियत है, अहम मतलब क्या है, बाइल जूस छोड़ता है। और भी देखिए ये है पेनक्रियाज, ये जो है पेनक्रियाज है, जो इसका हेड जो है ड्यूडेनम में ही फिट है। और ये देखिए इसमें से भी कुछ चीज़ें आ रही है, इसको पैनक्रेटिक जूस कहते हैं, है ना आपका। तो ये भी देखिए आकर के इसका भी जो निकल रहा है, ये दोनों यहीं पे आकर के निकल रहा है जूस, जो क्या है आपका ड्यूडेनम में ही आकर के जूस निकल रहा है। इसका जो मतलब एंजाइम्स है, पाचक एंजाइम्स हैं, डाइजेस्टिव एंजाइम है, चाहे लीवर का या स्प्लीन, लीवर का हो चाहे आपका पेनक्रियाज का हो, है ना, अग्नाशय का हो, जो किसी का भी हो, सब आकर के यहाँ पे मिल रहा है, ये सब का जूस यहीं पे पाचन होगा। और ये क्या है जी? ड्यूडेनम क्या है? तो ये जो है अमाशय से जुड़ा हुआ है, ये पहला छोटी आंत का पहला हिस्सा है ड्यूडेनम। दूसरा हिस्सा का नाम क्या है? तो जेजुनम। और तीसरे हिस्से का नाम है इलियम। ठीक है जी। तो अब हम आगे बढ़ते हैं। आगे जो है अब इस पोस्ट में जो है इसमें इससे पढ़िए। तो ये हो गया। अब आगे पढ़िए, अब बड़ी आंत के बारे में पढ़िए। बाइल डक्ट या अग्नाशय। क्षुद्रांत के बाद यानी कि छोटी आंत के बाद बृहदांत या पक्वाशय होता है। आयुर्वेदिक आचार्यों ने, है ना, ये लाइन पढ़ दीजिए। आयुर्वेद की आचार्यों ने संपूर्ण पक्वाशय को भीतर से आवृत करने वाली कला को मलधारा कला कहा है। बृहदांत की लंबाई 1.5 मीटर होती है। इसमें प्रारंभिक भाग को कुंडुक या सिक्किम कहते हैं। सिक्कम। इसके अधो भाग से 10 से 15 सेंटीमीटर लंबी नली निकलती है, उसे आंत्रपुच्छ या अपेंडिक्स कहते हैं। बृहदांत का प्रथम भाग दाहिनी ओर और नीचे से ऊपर जाता है। इसे उदरगामी अवरोधी बृहदांत या अपेंडिक्स कॉलन बड़ा टॉपिक हो जाएगा, इसे हम अगले समझाता हूँ। पहले इसे समझते हैं कि क्षुद्रांत के बाद बृहदांत्र होगा, उन्हें छोटी आंत के बाद बड़ी आंत होगा। लेकिन छोटी आंत के बाद बड़ी आंत कब होगा? जब छोटी आंत के 3 हिस्सा है इसमें, आप समझिएगा। पहले ड्यूडेनम है, फिर जूजेनम है, तो ड्यूडेनम, जेजुनम, और इसके बाद जो इलियम आएगा, इसके बाद का जो है बड़ी आंत आएगा।
तो बड़ी आंत आने से पहले पहले 3 चीज़ें घटित होती है। पहला चीज़ इसमें रहेगा, इस फोटो में समझिएगा। देखिए जो छोटी आंत है यहाँ पे जो देख रहे हैं छोटी आंत, इसके बाद जो बड़ी आंत से मिलता है तो यहाँ पे जो है कुछ निर्माण होता है ना। क्या निर्माण होता है? तो इस पहले मिलने वाले हिस्से को आप पहला हिस्सा को सिकम कहते हैं जी। यहाँ पे सेसम लिखा हुआ है हिंदी में, पर इसके सिकम कहते हैं, इंग्लिश में सिकम कहते हैं। और यहाँ पे एक पूंछ तैयार बनता है ना। यहाँ पे एक पूंछ से संरचना पाई जाती है जिसे अपेंडिक्स कहते हैं जी। अपेंडिक्स, यहाँ पे अपेंडिक्स लिखा गया, अपेंडिक्स कहते हैं। ठीक है, ऐसा यहाँ पे जो है बताया गया है। तो 2 चीज़ें आपको समझना है कि क्या बताया गया है यहाँ पे। सिकम किसे कहते हैं? तो इसी को उंडुक भी कहते हैं आयुर्वेद में। सिकम सब कुछ है आयुर्वेद में। देखिए उंडुक क्या है जी? तो सिकम यानी कि बड़ी आंत का पहला हिस्सा को उंडुक कहते हैं, सिकम। और आंत्रपूछ यानी कि आंत का पूछ आप समझ लीजिए, जिसको आप अपेंडिक्स कहते हैं। आंत्रपूछ यानी कि आंत का पूछ अपेंडिक्स, जो क्या है कि 10 से 15 सेंटीमीटर लंबी नली। ये क्या लिखा है? उंडुक। इसके आरंभिक भाग को उंडुक या सिकम कहते हैं। इसके अधोभाग से है ना, इसके अधोभाग से यानी कि नीचे वाला भाग से है ना 10 से 15 सेंटीमीटर लंबी नली निकलती है, उसे आंत्रपुच्छ या अपेंडिक्स कहते हैं जी। अब देखिए क्या है, ये बता दिया गया है कि अपेंडिक्स किसे कहते हैं, सिकम या उंडुक किसे कहते हैं, ये आपको समझ लेना है। उंडुक मतलब सिकम वही कहते हैं। देखिए ये जो पहली जो है संरचना, देखिए ये है छोटी आंत यहाँ पे मिल रही है, और ये जो पूछ है ना, इसे अपेंडिक्स कहते हैं। और ये पहली जो संरचना है, ये इस प्रकार से 2 अंडे जैसा लग रहे हैं जैसे गोल गोल, तो ये बड़ी से, इसको सिकम कहते हैं। तो कोई भी रिपोर्ट वगैरह देखेंगे, खास करके सोनोग्राफी वगैरह, तो इसमें ये सब आपको सहायता मिलेगी। अब देखिए बताया गया है कि ये बड़ी आंत का भी कुछ हिस्सा है, पार्ट है। कितने पार्ट हैं बताइए? 4 पार्ट हैं जी इसमें, आप ऐसा समझ लीजिए। तो देखिए क्या क्या है, सिंपल है कोलोन, इसको कहते हैं कोलोन, है ना। बड़ी आंत को क्या कहते हैं जी? कोलोन कहते हैं। तो देखिए बड़ी आंत जो है, बड़ी आंत साइज में छोटी है पर ये मोटी है, इसलिए बड़ी आंत कहते हैं, नीचे होती है। तो जब नीचे से, जैसे नीचे में यहाँ पे मिल गई छोटी आंत, जैसे जहाँ पे अपेंडिक्स है यहीं पे छोटी आंत मिलती है, इसके बाद ये ऊपर की तरफ बढ़ती है थोड़ी सी, तो इसको कहते हैं असेंडिंग कोलोन। आपका ऊपर की ओर बढ़ा तो इसको कहेंगे असेंडिंग कोलोन। ये कहाँ से बढ़ा है बता? आपका राइट साइड से बढ़ा है, क्योंकि जो अपेंडिक्स है आपका राइट साइड में, ठीक है, राइट साइड में। यहाँ से उठा थोड़ा सा उठा, तो ये हो गया असेंडिंग कोलोन। और थोड़ा सा इधर ऐसे लिया, है ना, तो इसको कहा ट्रांसवर्स कोलोन, है ना। ट्रांसवर्स कोलोन मतलब क्या है कि इस प्रकार से बाएं की तरफ गया, दाएं से बाएं की तरफ गया, और इसके बाद नीचे की तरफ लिया, है ना, तो नीचे की तरफ लिया तो डिसेंडिंग कोलोन। एसेंडिंग मतलब ऊपर की ओर उठा तो एसेंडिंग, नीचे की ओर आया तो डिसेंडिंग। आप सभी जानते हैं ये एसेंडिंग डिसेंडिंग सभी जानते हैं। और ट्रांसवर्स यानी कि इस प्रकार से, तो एसेंडिंग कोलोन थोड़ा सा नीचे से ऊपर उठा दाएं तरफ, फिर डिसेंडिंग कोलोन, एसेंडिंग कोलोन, इसके बाद ट्रांसवर्स कोलोन, डिसेंडिंग कोलोन, और इसके बाद फिर से थोड़ा सा है ना नीचे लेगा, इसको सिग्मॉइड कोलोन कहते हैं। सिग्मॉइड कोलोन इसको कहते हैं। और लास्ट में जो है मलाशय और गुदा मार्ग, है ना, ये सब यहाँ पे भोजन पच जाता है। मलाशय में मल इकट्ठा रहता है कुछ। तो इस प्रकार से ये संरचना है जी बड़ी आंत का, छोटी आंत का, ठीक है। तो ये सब मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि ये सब पाचन तंत्र का हिस्सा है। जब कोई IBS पेशेंट आएंगे, जब कोई आपके पास कॉन्स्टिपेशन पेशेंट आएंगे, जब कोई आपके पास जो है बहुत प्रकार के रोगी आते हैं, है ना, खास करके पाचन तंत्र से जुड़ा हुआ, और क्या क्या बहुत सारी बीमारियां हैं ना। जैसे एक और बीमारियां हैं, आज ही हमारे पास फ़ोन आया था, अल्सरेटिव कोलाइटिस, है ना, अल्सरेटिव कोलाइटिस, है ना। तो इस प्रकार का जी, तो उसमें आपको समझना है कि कहाँ पे अल्सर है। रिपोर्ट में आएगा डिसेंडिंग कोलोन, तो आप क्या समझेंगे? कुछ समझ में तो आए, है ना, या एनस में है, या क्या पे दिक्कत है, कौन से जुजेनम में है या ड्यूडेनम में है, कहाँ पे, मतलब आंतों में छाले हैं ऐसा बोलेंगे, पर कहाँ पे है एक्चुअल में। तो इस प्रकार से आपको पता रहेगा, तो आप आयुर्वेदिक दृष्टिकोण से समझने का प्रयास करेंगे तो अच्छा रहेगा।
तो इस प्रकार से आंत्रपुच्छ हो गया और सभी कोलोन हो गया जी, है ना। पहले असेंडिंग कोलोन, ट्रांसवर्स कोलोन, डिसेंडिंग कोलोन, ये सब हो गया जी। और सिग्मॉइड कोलोन, सिग्मॉइड कोलोन कहते हैं। यह नलिका नीचे की ओर मलाशय में परिवर्तित हो जाती है ना। इस प्रकार से जो आज यहीं तक हमने पढ़ना था, और इसमें एक पेज जो है मिस हो गया है बस, है ना। इसे हम अभी के अभी जो है मैं इसे जोड़ करके आपको भेजूंगा, है ना, क्योंकि ये बहुत ही महत्वपूर्ण था। अब मुझे भी समझ में आ रहा है कैसे ये मिस हो गया एक पेज, कोई बात नहीं, पर आज समझ में आ गया जी। एक चीज़ इसमें आंत्रपुच्छ का भी हमने जोड़ दिया, देखिए बड़ी आंत का तो हो गया, और ये आंत्रपुच्छ इस प्रकार जी देखिए। तो आंत्रपुच्छ, छोटी आंत को हमने क्या कहा, छोटी आंत का 3 पार्ट है। ड्यूडेनम ये सबसे ऊपर, फिर दूसरा है जेजुनम ये मध्यम, और सबसे नीचे में जो बड़ी आंत से जुड़ती है इसको हम कहते हैं, क्या कहते हैं जी, इसको हम कहते हैं इलियम। छोटी आंत का ही हिस्सा है पर इसे हम कहते हैं इलियम। देखिए इलियम है ना, और यहाँ पे जो है सिकम है, और नीचे क्या है जो पूंछ है इसको कहते हैं अपेंडिक्स। अब क्लियर हुआ, एकदम क्लियर होना चाहिए जी। जो शरीर रचना क्रिया विज्ञान है बिल्कुल क्लियर होने चाहिए। मैं आयुर्वेदिक तरीके से भी बताता हूँ और थोड़ा मॉडर्न भी बताता हूँ, ठीक है, ताकि आपको कोई भी दिक्कत ना आए, है ना। सभी का हिंदी संस्कृत सब नाम बता रहा हूँ मैं। तो सिकम, इसी को उंडूक भी कहते हैं, है बड़ी हाथ का हिस्सा। बड़ी हाथ का जो पहली हिस्सा है इसको कहते हैं उंडूक, यानी कि सिकम, अपेंडिक्स, इलियम, ये सब क्लियर है जी। तो इस प्रकार से जो है आज के लिए बस हम इतना ही पढ़ेंगे। एक पेज इसमें मिस हो गया है, जोड़ देंगे हम, ठीक है जी। तो आगे का टॉपिक जो है अभी ये सब जो है अग्नि के ही टॉपिक में मैं बता रहा हूँ, क्योंकि पाचन तंत्र से जुड़ा हुआ ये सब हिस्सा है ना। महास्रोतस क्या है, पाचन तंत्र से जुड़ा हुआ है ना। तो जो भी पाचक पित्त का भी थोड़ा बहुत हिस्सा पार्ट यहाँ पे नहीं बताया मैंने, अब यहाँ पे बताएंगे, ठीक है जी। तो अपेंडिक्स का क्या काम है, यहाँ पे क्या है कैसे है इसमें हमने बता दिया है। अपेंडिक्स की औसतन लंबाई 10 सेंटीमीटर होती है ना। इसी में सूजन आ जाती है। अपेंडिक्स, इसको अपेंडिक्साइटिस कहते हैं जी, अपेंडिक्स। फिर इसका ऑपरेशन वगैरह होता है। तो ये सब ऐसा ही होता है, इनको जिनको कॉन्स्टिपेशन होता है लंबे समय से, गैस बनती है, एसिडिटी, उन्हीं को ये होती है समस्या। तो ऐसे अपेंडिक्स में क्या है, हम लोग क्या करते हैं, अनुलोमन अच्छा कर देते हैं, है ना। अनुलोमन अच्छा कर देते हैं तो अपेंडिक्स ठीक हो जाता है। हम इसी प्रकार से ठीक करते हैं, है ना। अपेंडिक्स में क्या है, अनुलोमन हम सबसे अच्छा करते हैं। इसके लिए हम चिंचा लवण देते हैं जी, मात्र चिंचा लवण से ही रिजल्ट मिल जाता है, ठीक है। अगर मोटा व्यक्ति है तो फिर इसको हरड़ दे देते हैं, बस घी में या एरंड तेल में भून करके हरड़ को आप दे दीजिएगा तो अपेंडिक्स ठीक होगा। या किसी प्रकार से मतलब आप इसे अनुलोमन करना है, बात पित्त वाला है तो इसे जो है चिंचा लवण तेल देना है, कोई एरंड तेल दे देते हैं। भाई एरंड तेल भी फायदेमंद होगा, लेकिन चिंचा लवण मतलब साथ में है ना, ये जो है अच्छा कर देता है जी। अब पी भी लेता है रोगी बहुत अच्छा आसानी से। तो चिंचा लवण ना केवल अनुलोमन है बल्कि ये दीपन पाचन भी है चिंचा लवण जी। तो इसे चिंचा लवण हम देते हैं, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही पढ़ेंगे। अब कोई प्रश्न है साथी, किसी भी साथी पूछ सकते हैं। गुरुजी प्रणाम। जी राम। गुरुजी ये जो इसमें है ना ये अपेंडिक्स में, तो ये लोग जो डॉक्टर लोग ये तो बोलते हैं हाथ सड़ गई, काट के निकालते हैं इसे बाहर। हाथ सड़ गई जी, ये तो ऑपरेट करते हैं गुरुजी से। तो सड़ गई होगी तभी तो कह रहे हैं। और लंबे समय तक ऑपरेशन लोग नहीं करवाते हैं तो सड़ जाती होगी बिल्कुल, तो निकालना तो पड़ेगा। पुराने जमाने में। तो सड़ने का कारण क्या है? अरे सड़ने का कारण क्या है, कई कारण है इसमें। पृथ्वी आपमाभूत बढ़ गया, इस कारण से भी बढ़ सकता है ना। या यहाँ पे जो है डैमेज हो गया है तो सड़ गया है। तो कॉन्स्टिपेशन के कारण तो समस्या तो आएगी ना, जिसको लंबे समय से। तो हर एक केस में सड़ता नहीं है। अब देखिए नया केस होगा तो कैसे सड़ जाएगा, लेकिन हाँ सूजन यहाँ पे रहता है। सूजन, अपेंडिक्साइटिस मतलब क्या, सूजन, अपेंडिक्स की सूजन। तो सूजन क्यों हुआ ये आप समझिए। सूजन बात वाले में भी हो सकता है, कफ वाले में भी हो सकता है, पतले व्यक्ति को भी हो सकता है, मोटे व्यक्ति को हो सकता है। तो बात वाले में तो क्या होगा, विशेष रूप से वायु बढ़ गया, है ना। और कफ वाले में क्या होगा, पृथ्वी आपमाभूत बढ़ गया। तो पृथ्वी आपमाभूत बढ़ेगा तो सड़ जाएगा। तो सबका नहीं सड़ता है, जो रिपोर्ट आता है सबका कैसे सड़ जाएगा। तो ऐसा है कि कोई भी रोग को तुरंत हमें ठीक कर लेना चाहिए। लेकिन लोग क्या है कि देखते हैं कि क्रोनिक होगा तब करेंगे,
क्रोनिक होगा तब करेंगे, मतलब ज़्यादा समस्या होगा तब ऑपरेशन कराएंगे, ऐसे कोई ध्यान नहीं देते, इसलिए सड़ जाता है। इसलिए चिकित्सा सीधा ऑपरेशन होता है ना, दवाई बाद में। अच्छा, इसलिए तो ऐसा नहीं है कि सभी का सड़ जाएगा, वो कफ वाले प्रकृति में सड़ने का चांस रहेगा। ठीक है, बिल्कुल। ठीक ठीक। हाँ जी, रितेश आनंद जी आपका हैंड रेज है, या मृत्युंजय दत्ता जी आपका हैंड रेज है, पूछ सकते हैं। हाँ जी, कुछ पूछना है कोई भी साथी को? हाँ, मेरा मेरा एक सवाल था। जैसे अब मैं ये नहीं जानता कि इस टॉपिक में है या नहीं है। जैसे आपने बताया बाइल डक्ट, ठीक है, बाइल डक्ट, तो बाइल डक्ट की जो नलिकाएं होती हैं जो आपके लीवर से निकलती हैं, ये बड़ी आंत में मिलती है। बड़ी आंत में कहाँ मिलेगी? ये सिक्कम में मिलेगी ना, पहले छोटी आंत में ना, ड्यूडेनम में मिलेगी। सॉरी, ड्यूडेनम में। हाँ। तो मुझे ये जानना था, जो पित्त की जो पथरी होती है, तो वो मतलब ऊपर के मार्ग से, मतलब इसोफेगस के थ्रू बाहर आती है, या मतलब उसमें मेल्ट होके उसी के थ्रू निकल जाती है? किस पद्धति की बात कर रहे हैं, कौन से थेरेपी में ऊपर से आएगा? नहीं, मैं ये जानने का प्रयास कर रहा हूँ। चलिए ठीक है, देखिए मैं आपको बताता हूँ। एलोपैथी में जाएंगे तो सबसे पहले क्या करेंगे, जांच करके सोनोग्राफी करके आपको बताएंगे कि गॉल ब्लैडर में स्टोन है। पर ये स्टोन किस चीज़ का है, अब देखा है आपने? नहीं देखे होंगे, ज़्यादातर नहीं देखे होंगे। तो ये इसमें कुछ अंदर से बाहर से नहीं गया है कि हमने चावल में या फिर दाल में कुछ ऐसा स्टोन था वो अंदर जाके। हम भी पहले बहुत छोटे थे तो सुनो पत्थरी हो गया भाई, पत्थर को देख देख के खाना है ना, कि कहीं ऐसा ना हो कि अंदर चला जाएगा किडनी में। हमें बस इतना समझ में आता है हाँ पत्थरी होती है। तो हम लोग कंकड़ चावल, कई बार चावल खाते हैं ना, तो हमारे यहाँ खास करके क्या चावल लोग जो खाते हैं उसमें बहुत ज़्यादा कंकड़ पत्थर होते हैं, कुछ ना कुछ मिल ही जाते हैं एक दो। तो हमें लगता है इसी वही जाके बढ़ जाता है, क्योंकि कई बार कहते थे कि ये जो पहले 5 mm की अब 10 mm की हो गया था, हमको लगा यही कंकड़ बढ़ जाता है, पर ये नहीं है। ये दरअसल क्या है कि पृथ्वी महाभूत की उत्पत्ति है जी, बढ़ा हुआ विकृत पृथ्वी महाभूत बढ़ गया है। आपके लीवर, अगर किडनी में है तो किडनी में बढ़ गया, अगर आपको लीवर में है तो लीवर में बढ़ गया पृथ्वी आप महाभूत। हम बस इतना ही लीवर ने गॉल ब्लैडर में पृथ्वी महाभूत बढ़ गया। हम बस इतना ही करते हैं कि ऑर्गन लेवल ऑफ पल्स चेक करते हैं और बताते हैं कि आपका क्या कंडीशन है, और ये देखते हैं कि उनका पृथ्वी महाभूत बढ़ गया है ना गॉल ब्लैडर का या किडनी का। हमें समझ में आता है ऑर्गन लेवल ऑफ पल्स से हमें ये समझ में आता है कि उनका किडनी का पृथ्वी महाभूत बढ़ गया, या फिर गॉल ब्लैडर लीवर का उसका पृथ्वी महाभूत बढ़ गया। हम उसमें क्या है ऐसा मेडिसिन चलाते हैं जो ऑर्गन लेवल पे काम करेगा, और ये क्या है कि इसका कुछ फिक्स भी समय रहता है। मैं सुबह 6 बजे इसके लिए दवाई देता हूँ, चाहे लीवर के लिए हो चाहे किडनी के लिए हो, इसका हमारा एक टाइम फिक्स रहता है सुबह 6 बजे। तो सुबह 6 बजे मैं ऐसी दवाई देता हूँ। अगर किसी को क्या है कि गॉल ब्लैडर में है तो गॉल ब्लैडर और लीवर वाला दोनों मिला करके देता हूँ। इसमें मुख्य रूप से लीवर वाला ही होता है। लीवर अच्छा होगा क्योंकि लीवर से ही जूस आ रही है गॉल ब्लैडर में बनने। तो लीवर और गॉल ब्लैडर दोनों का पृथ्वी महाभूत अगर बढ़ गया है, हमारा एक ही दवाई है, वो आगे मैं बताऊँगा, पढ़ाऊँगा, शायद इसी अध्याय अग्नि में ही बताऊँगा। बहुत ही अच्छी औषधि है, सुबह 6 बजे देना है, शाम को 6 बजे देना है। और तेज वायु आकाश महाभूत प्रधान होती है, उसका नाम है फल्गुराज। शायद जिनको मैंने भेजा होगा, अपना कैटलॉग भेजा होगा, उनको मैंने उसमें लिखा हुआ होगा, देखिएगा। वो तेज वायु आकाश महाभूत प्रधान उसने देते हैं, सुबह 6 बजे देते हैं, शाम को 6 बजे देते हैं। लीवर पे और गॉल ब्लैडर पे काम करता है, उसकी जो पृथ्वी महाभूत को कम करता है। तो क्या होता है कि वो निकलता नहीं है, बल्कि जो पृथ्वी महाभूत है वो तेज महाभूत में विलीन हो जाता है। ये आपको पता ही है कि तेज महाभूत में सब विलीन हो जाता है, ये वायु महाभूत में, आकाश महाभूत में सब विलीन हो जाता है। तो हमारा क्या है, महाभूतों का एक सिद्धांत है, विलीनीकरण सिद्धांत, कि कौन से महाभूत किस में जाके विलीन होगा। तो पृथ्वी महाभूत बढ़ा है, हम यहाँ पे तेज महाभूत दे देते हैं लीवर और गॉल ब्लैडर पे काम करने के लिए। ठीक है, तो हम ऐसे देते हैं। और कुछ क्लींजिंग थेरेपी भी आया है, हमने कभी भी अप्लाई नहीं किया, कभी भी एक भी रोगी को हमने नहीं दिया है। तो हमें यहाँ पे कोई अंदाज़ा नहीं कि इससे कैसे निकलता होगा पथरी, है ना। और डॉक्टर में तो बस इतना ही है कि इसका ऑपरेशन कट करके निकाल दिया जाएगा पूरा गॉल ब्लैडर को ही। अब क्या है
कि जो नहीं, भी मैंने जूस बनेगा, जो भी लीवर से जूस बनेगा वो सीधा ड्यूडेनम में आता रहता है, तो स्टोर नहीं होता। इसलिए कोई भी तैलीय चीज़ खाते हैं तो पचता नहीं है, जैसे लोगों को पाचन की समस्या आ जाती है। नहीं, मैंने इसलिए पूछा क्योंकि मैंने क्लींजिंग थेरेपी में बहुत लोगों का वोमिटिंग में भी देखा है, शायद इसीलिए। क्या देखा है आपने? वो बताते हैं कि क्लींजिंग थेरेपी में क्या है कि वोमिटिंग के थ्रू वो दिखाते हैं कि छोटे छोटे कण टाइप के हैं। तो इसमें जो निकलते होंगे ना, शायद हमने तो नहीं देखा है, आप किस प्रकार कितनी मात्रा में निकलता है ना, कैसे रहता है? थोड़ी बहुत मात्रा में आ? ग्रीन ग्रीन टाइप का रहता है, क्योंकि ये तो मैं भी समझ पा रहा हूँ कि जो स्टोन जो होता है गोल ब्लैडर में, वो बाइल जूस के हार्डनेस की वजह से ही होता तो है, ये या हार्डनेस किडनी कैसे में आया है, बाइल जूस कैल्शियम या कैसे जम गया, ये समझिए। तो बाइल वहाँ जूस, के अग्नि कम कम हो गई। अग्नि कम हो गया, तेज महाभूत कम हो गया ना, तो हम क्या करें, तेज महाभूत जी बढ़ाएंगे जी ना। जी, तो बस वही तेज वायु बढ़ा आकाश महाभूत देंगे। प्रधान औषधियाँ देना है। चिंता मत करिए, हम आपको ये सारी औषधियाँ बताएंगे। और लगभग जितने भी होम्योपैथी में भी इसकी इलाज किया जाता है या आयुर्वेद में भी किया जाता है, सब वही करते हैं, जो तेज वायु आकाश महाभूत प्रधान औषधियाँ देते हैं, पर गलत समय पे देते हैं ज़्यादातर लोग। और अपना जो है मतलब कि चिकित्सा पद्धति हमारा जो हर महाभूतों के हिसाब से, और हमने जो सेट किया है वो सुबह 6 बजे का है, एकदम राइट टाइम पे देते हैं, तो सही काम करता है, मतलब है ना, इस प्रकार के। लेकिन हमें देखने के लिए आना चाहिए कि इसका, वैसे तो ज़्यादातर लोगों को हमें यही चलाते हैं, है ना, लेकिन ये कफ वाले में ज़्यादा होने का चांस है, बात वाले में भी कई बार हो जाता है, तो इसके लिए हमें सोचना पड़ता है कि क्या चलाएं, है ना। कई थेरेपी भी हैं, है ना, उससे भी ठीक होता है। पर किडनी है तो किडनी में भी क्या होता है कि इसमें भी पृथ्वी महाभूत पार्थिवता बढ़ गई, तो हम क्या करते हैं, सुबह 6 बजे, शाम को 6 बजे तेज वायु आकाश महाभूत प्रधान किडनी के ऊपर कार्य करने वाला औषधियाँ देते हैं। गॉल ब्लैडर में रहेगा, लीवर में है, लीवर और गॉल ब्लैडर से संबंधित है, तो उसमें भी 6 बजे ही देना है, पर उसके लिए अलग दवाइयाँ रहेगी, है ना, जो स्पेशल गॉल ब्लैडर के ऊपर कार्य करेगा। तो ऐसा है, अब अपना इस अग्नि टॉपिक में ही सभी प्रकार के पथरी की चिकित्सा बता दिया जाएगा जी, ठीक है। बहुत सारे साथी पूछ रहे थे, फ़ोन करके भी पूछते हैं कि आप हमको दवाइयाँ दे देंगे। तो इस प्रकार मैं तो देता नहीं हूँ किसी को, क्योंकि हम हमेशा बोलते हैं कि हम आपको कोई भी हथियार दे देंगे चलाने के लिए, नहीं चला पाएंगे जब तक इसका पूरा जो है ना, समझ नहीं आएगा। तो इसलिए अष्टांग हृदयम क्लास को देखते रहना, समझते रहना, है ना, ज़रूरी है, तभी आपको दवाइयाँ भी मिल पाएगी। हम क्यों देंगे, आप खुद बनाने लग जाएंगे, इतनी समझ हो जाएगी आपके पास। हाँ, आप हमसे क्यों लेंगे, हम कुछ छिपा थोड़े रहे हैं कि हम ऐसा चीज़ें हैं जो क्या है कि बता देंगे तो हमारा नहीं चल पाएगा। हमें लगता है कि बता देंगे हमारा और ज़्यादा चलेगा, है ना, हमारा क्या सबका चलेगा, है ना। इस प्रकार से है ना चीज़ें। तो अमाशय, पकवाशय, ये सारी जो है जानकारी मैंने आपको दे दिया है। देखिए, वैसे तो मैं कहूँगा ये सब बिल्कुल बेसिक है, आप ऐसा समझ लीजिए। इसके बारे में बात करेंगे, बड़े याद के बारे में बात करेंगे तो 2, 4, 5, 6, 7 क्लासें हो जाएगी, है ना। ये सब बेसिक आप समझ लीजिए, 1 साल में बेसिक ही पढ़ पाइएगा, है ना, 5 साल हम नहीं पढ़ा रहे हैं, ठीक है। तो हमें बस बेसिक ही पढ़ाना है, बाकी आप अपना खुद आगे कर लीजिएगा, हमें इतना विश्वास है, ठीक है जी। तो आज के लिए बस इतना ही। अब कोई भी साथी का प्रश्न है तो पूछ सकते हैं, फिर भी अभी किसी साथी कोई हैंड रेज नहीं है, तो समय भी हो गया है। आज के लिए बस इतना ही पढ़ेंगे, शांति पाठ करके आज की क्लास को विराम करते हैं। ओम ध्यो शांति अंतरिक्षम शांति पृथिवी शांति आपः शांति औषधयः शांति वनस्पतयः शांति विश्वदेवः शांति ब्रह्म शांति सर्वं शांति शांतिरेव शांति सामा शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांति। सभी को नमस्ते, शुभ रात्रि। भगवान धन्वंतरि की कृपा सभी पे बने रहे। जय धन्वंतरि, जय आयुर्वेद।